नेक्स्ट जो हम करेंगे दैट इज सॉलिड एंगल वर्सेस प्लेन एंगल। तो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल की कहानी थोड़ी सी हम करेंगे एंड दिस इज ओनली फॉर जेईई एडवांस, मेंस और नीट में ये नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लेन एंगल क्या होता है? आपने अभी तक जो भी एंगल करे हैं टू डायमेंशन में, ठीक है ना, टू डायमेंशन में कैसे हम ये दो लाइंस बनाते हैं जैसे पेपर के ऊपर, स्क्रीन पे, तो उनके बीच ये जो एंगल बनता है, दो लाइंस के बीच जो एंगल बनता है 2D में, ठीक है, दैट इज नोन एज प्लेन एंगल। ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो हमने प्लेन एंगल ही पढ़ा है। जैसे अगर हम एक सर्कुलर आर्क ले लें और उस आर्क की लंबाई और रेडियस को डिवाइड कर दें, ठीक है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, तो ये जो एंगल निकल के आता है दिस इज प्लेन एंगल, जिसकी यूनिट होती है रेडियंस। डिग्री भी यूज की जाती है, बट अगर आप आर्क लेंथ और रेडियस को डिवाइड करते हो तो जो इसकी यूनिट निकलती है दैट इज नोन एज रेडियंस। ये हमने पढ़ा है अभी तक। ठीक है, दिस इज प्लेन एंगल। तो जो 2D में एंगल होता है विच इज एंगल बिटवीन टू लाइंस, उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एक कंसिडर करें, जैसे कोन या सफियर का कोई हिस्सा कंसिडर करें, आप ऐसे कंसिडर करें समझने के लिए, ये एक सफियर है, ठीक है, तो सफियर भी आप ऐसे कंसिडर करो एक बारी, जैसे हम मार्केट में वाटरमेलन लेने जाते हैं। तो जब मार्केट में हम वाटरमेलन लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो रेड है कि नहीं, वो ऐसे एक पीस उन्होंने ऐसे काट के रखा होता है। ठीक है, एक पीस काट के रखा होता है, वो ऐसे निकाल के आपको दिखा देते हैं। ठीक है, या आप ऐसे सोचो, जो आइसक्रीम होती है कॉर्नेटो, कोन होता है जो ऐसे कोन है ऊपर से, ठीक है, या वो वाटरमेलन का जो एक पीस ऐसे निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे जो 3D में पूरा एंगल बनाएगा ना, दैट एंगल इज नोन एज, उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये एंगल होता है 3D में। आप सोचो ना, जो कोन है, कोन को वो जो नीचे जाते 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 वो जो एक जो 3D में एंगल बना रहा है, ये जो 3D में एंगल बना रहा है बिटवीन टू लाइंस नहीं है, वो पूरा 3D में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है स्टीरेडियन। ठीक है, और जो तुम्हारा रेडियन है वो होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, और जो सॉलिड एंगल बन रहा है, ये जो सॉलिड पूरा एंगल, ये 3D में विजुलाइज करने की कोशिश करो, ये जो पूरा से यहाँ पे सॉलिड एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं, इसकी यूनिट होगी स्टीरेडियन। और ये निकाला कैसे जाता है? इट इज इक्वल टू एरिया, जैसे ये था आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये जितना सामने का, जितने का आप सॉलिड एंगल बना रहे हो ना, उतने का एरिया अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होता है ये। ठीक है ना, जैसे पूरा सफेयर ले लो, तो अगर मैं पूरा सफेयर कंसिडर करूंगा, जैसे यहाँ पे पहले पूरा सर्कल लेते हैं, तो पूरे सर्कल में कितना प्लेन एंगल होता है? आर्क लेंथ 2πr अपॉन रेडियस 2π, यानी सर्कल में कितना होगा रेडियंस? 2π रेडियंस। अगर मैं बात करूं सफेयर की, तो पूरे सफेयर का एरिया क्या होता है? 4πr², उसको आर स्क्वायर से डिवाइड करो, तो पूरे सफेयर का, ये जो पूरा सफेयर का हर तरफ ये जो एंगल बनेगा, पूरा 3D में सोचो, वो बनेगा 4π स्टीरेडियन। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है कि जो एक 3D में एंगल बनता है, जैसे कोन में नीचे बनता है कि 3D में पूरा एंगल बनेगा, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। वो कैसे मेजर किया जाता है? जितने एरिया का एंगल बन रहा है दैट एरिया अपॉन आपका हो जाएगा आर स्क्वायर। एक सफियर में कितना एंगल होते हैं सॉलिड चारों तरफ? दैट इज 4π स्टीरेडियन। एंड जिसके लिए हम ये कर रहे हैं, एक अगर ऐसे आप कोन कंसिडर करें, अगर आप यहां पे कोन कंसिडर करें, ठीक है, अब टेक्निकली तो कोन में बनेगा आपका क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल, लेकिन अगर आप कोन की दो लाइंस को कंसिडर कर लें, तो दो लाइनें कंसिडर करके आप उनके बीच में बना सकते हो प्लेन एंगल विच इज इन रेडियंस। लेकिन एज ए होल जो इसमें बनेगा, भाई इसमें एज ए होल नीचे यहाँ पे पूरा जो 3D में से बनेगा, वो बनेगा आपका सॉलिड एंगल। ठीक है ना, तो जो आपका
ऐसे एक कोन में जिसका दो लाइनें कंसिडर करके आधा एंगल बनाओ। देखो ये बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो ना, इसको याद रखना है। ये दो लाइनें हैं, ये वर्टिकल बीच में से, अगर मैं ये प्लेन एंगल सेमी वर्टिकल एंगल थीटा बनाऊं, बट एक्चुअल में कोन में क्या बन रहा होगा, यहाँ पे पूरा सॉलिड एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो वो उन दोनों का जो रिलेशन होता है, तो दैट सॉलिड एंगल इज इक्वल टू 2π1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सो एक कोन में अगर सॉलिड एंगल बन रहा है, सम, इसको सिंबल को ओमेगा बोलते हैं, स्टीरेडियन बोल लो, दैट इज इक्वल टू, आप उस कोन की दो लाइंस कंसिडर करो और पहले उस कोन को 2D में बना लो। उसका सेमी वर्टिकल एंगल अगर थीटा है, तो जो उसका सॉलिड एंगल बनेगा एक्चुअल में 3D में, दैट विल बी इक्वल टू, यही रिलेशन हमारे काम का है, दैट इज 2π/1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, दिस इज टेक्निकली रिलेशन बिटवीन प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, वेयर थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल इन अ कोन, एंड उसके कारण कोन में जो पूरा बनेगा, सेमी नहीं, जो पूरा बनेगा सॉलिड एंगल, वो ये बनेगा, दैट इज ओमेगा, दैट इज इक्वल टू 2π/1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको नोट करें, प्लेन एंगल सबको पता है। पहली बात इतना पता होना चाहिए कि सॉलिड एंगल इज एरिया ऑफ दैट, जो ऊपर कर्व बनती है, एक एलिमेंट बनता है अपॉन आर स्क्वायर, एंड रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे हम प्रॉब्लम्स करेंगे। तो चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं, और ये प्रॉब्लम आपको सुननी है। ठीक है, ट्राई नहीं करनी, पहले सुनो। तो पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड हेमीस्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R। ये भी दूर दिखा रखा है, बिल्कुल ऐसे पास में पड़ा है। ठीक है, तो एक पॉइंट चार्ज Q है जो कहाँ पड़ा है, जस्ट आउटसाइड। ठीक है, तो जो हमारा पॉइंट चार्ज है और ये सरफेस है हेमीस्फेरिकल, तो हमने निकालनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कर्व सरफेस। तो हम काम करेंगे, ये जो नीचे वाला इसका सर्कुलर फ्लैट सरफेस बन रहा है हेमीस्फीयर का, ठीक है, हम पहले इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो नीचे एक सर्कुलर सरफेस बन रहा है, तो क्योंकि ये हेमीस्फीयर है तो इसका रेडियस भी क्या होगा, ये हेमीस्फीयर ही है ना, तो ये भी तो इसका रेडियस ही होगा R। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा प्लेन एंगल, पहले मैं बात कर रहा हूँ प्लेन एंगल की, वो थीटा कितना बनेगा, वो बन जाएगा आपके सामने, राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस बन रहा है 45 डिग्री या π/4 रेडियंस, जो भी डालना है डाल लो। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा प्लेन एंगल। ठीक है, और हमें पता है, अब देखो बात को समझो, इस पॉइंट से हर तरफ फील्ड लाइंस जा रही होंगी। ठीक है, हर तरफ जा रही होंगी, हर तरफ मतलब 3D में, तो 3D में कितना एंगल होता है, 4π रेडियन। ठीक है, हम इतने का सॉलिड एंगल निकाल लेंगे। ये वाला जो फ्लैट सरफेस है ना, इसका जो यहाँ पे जो ऐसे ना 3D में एंगल बनेगा, यहाँ पे जो 3D में एंगल बनेगा इसका, वो निकाल लेंगे। ठीक है, वो कितना बनेगा, इसका कितने स्टीरेडियन बनेगा, दैट इज 2π1 माइनस कॉस π/4। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो ये जो हम, इसका जो प्लेन एंगल तो 45 था, लेकिन जो इसका अब बन तो कोन रहा है ना, ये नीचे फ्लैट सर्कुलर सरफेस है तो कोन बन रहा है, तो कोन का जो 3D में एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 2π/1 माइनस 1/√2, इतना बनेगा। और पॉइंट चार्ज Q से हर तरफ फील्ड लाइंस जा रही हैं, यानी वो कितने स्टीरेडियन में फैल रही हैं, 4π स्टीरेडियन। इसका मतलब 4π स्टीरेडियन में कितनी फ्लक्स जा रही है, Q/ε0। तो 1 में कितनी जाएगी, दैट इज Q/ε0 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4π, और इसको किससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2π/1 माइनस 1/√2। ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज Q/2ε0 1 माइनस 1/√2।
इतनी फ्लक्स, दोबारा समझें, मैंने इसका प्लेन एंगल की मदद से इस कोन जो बन रहा है उसका 3D का स्टीरेडियन वाला एंगल निकाल दिया, विच इज सॉलिड एंगल। पूरे चारों तरफ का सफियर का जो एक गोला मान लो, उसमें स्टीरेडियंस होते हैं 4 पाए। तो इतने में कितने होंगे वो हमने निकाल लिए। जो यहाँ पे स्टीरेडियन बन रहा है ना, इतने में कितनी फील्ड लाइंस हैं वो हमने यूनिटरी मेथड से निकाल ली। और ये जो फ्लक्स है ये फ्लैट सरफेस से बाहर जाएगी और यही फील्ड लाइंस आपकी कर्व सरफेस से, उसके बहुत करीब पड़ा हुआ है चार्ज, तो अंदर एंटर होंगी। तो जितनी आपकी फ्लैट सरफेस से फील्ड लाइंस बाहर जाएंगी तो पॉजिटिव फ्लक्स, उतनी ही फील्ड लाइंस कर्व सरफेस से अंदर आएंगी तो उसकी नेगेटिव खुद डाल लो, उतनी ही नेगेटिव फ्लक्स होगी। तो इसकी पहली ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शंस देख लो, उसने कहा है कि टोटल फ्लक्स थ्रू कर्व एंड फ्लैट सरफेस इज दिस, ये तो गलत है। तो चारों तरफ जाएगी ना, सारी इसमें थोड़ी एंटर करेगी। सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लैट सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, इसका पॉइंट चार्ज क्यू से अलग अलग डिस्टेंस है हर पॉइंट का, तो इक्विपोटेंशियल तो हो ही नहीं सकता ये फ्लैट सरफेस, ये भी गलत है। एंड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू फ्लैट सरफेस इज कांस्टेंट, नहीं, वो ऐसे अगर आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे ना तो वो कॉस या साइन का कंपोनेंट आएगा, वो हर जगह अलग अलग एंगल बन रहा होगा, तो वो कांस्टेंट नहीं होगा नॉर्मल वाला। सो ये, और इवन मैग्नीट्यूड भी अलग अलग होगा। सो ये गलत है एंड पहली ऑप्शन सही है। एंड ये एडवांस की प्रॉब्लम है और ये बिना स्टीरेडियन के नहीं हो सकती थी। इसमें हमने ये देखा कि कितना स्टीरेडियन यहाँ पे बन रहा है, टोटल 4 पाई होता है, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड लगा के हमने उतने की फ्लक्स निकाली। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। अ चार्ज इज केप्ट एट सेंट्रल पॉइंट पी of cylindrical region, the two edges subtend half angle theta at point P। जो आपका ये कोन बनेगा ना ऊपर से, वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा, हाफ एंगल थीटा। When theta is 30 डिग्री, the electric flux through, ध्यान से पढ़ा करो हमेशा प्रॉब्लम, the electric flux through curve surface, ये वाला साइडों वाला, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस इज फाई, ठीक है। एंड व्हेन थीटा इज 60 डिग्री देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस बिकम फाई बाई रूट एन, और आपको एन निकालना है। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, अब प्लीज इसको ट्राई करो। तो अगर आपने ट्राई कर लिया तो सुने, यहां का जो सॉलिड एंगल बनेगा, तो यहां का जो सॉलिड एंगल बनेगा वो किसके बराबर होगा, दैट इज 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। और उतना ही नीचे भी बनेगा यार सॉलिड एंगल, मैं थीटा की टर्म में रख रहा हूं पहले इसको। तो जो टोटल सॉलिड एंगल बनेगा वो इंटू 2 कर देता हूं मैं, ठीक है ना। ये सॉलिड एंगल जो होगा, ये सॉलिड एंगल बनेगा ऊपर और नीचे प्लेन सरफेस का। तो कर्व सरफेस का सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, कर्व सरफेस का कितना हो जाएगा, टोटल होता है 4 पाई, दैट माइनस 4 पाई इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब बात समझ रहे हो, हर तरफ का ऐसे जो पूरा चारों तरफ का स्फेरिकल बनता है सॉलिड एंगल, दैट इज 4 पाई। मैंने अपना ये कोन वाले सॉलिड एंगल निकाल लिए, तो कर्व का क्या होगा, 4 पाई में से माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 4 पाई कट जाएगा, आपका आ जाएगा 4 पाई कॉस थीटा, यही आएगा। अब बात को समझो, इतने में से जो फ्लक्स है, ठीक है, इतने एंगल में फ्लक्स कितनी होगी, इतने सॉलिड एंगल में, तो 4 पाई में है फ्लक्स Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो 4 पाई कॉस थीटा में कितनी होगी, 4 पाई कॉस थीटा में जो फ्लक्स आएगी वो आएगी Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये कर्व सरफेस की फ्लक्स हो जाएगी। बात समझ रहे हो यार, हमने क्या करा, कर्व सरफेस के ये जो 3D में एंगल बनेंगे ना वो निकाल लिए। अब टोटल फ्लक्स थी Q बाय एप्सिलॉन नॉट, वो चारों तरफ जा रही है, तो 4 पाई कॉस थीटा उतने सॉलिड एंगल में कितनी जाएगी वो हमने निकाल ली। तो जो आपका, जब थीटा आपका 30 डिग्री, तो फ्लक्स कितनी है 30 डिग्री पे, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस ऑफ 30, कॉस 30 कितना होता है, √3/2।
ठीक है। और जब थीटा आपका हो गया 60 डिग्री, देन कितनी फ्लक्स है, Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस 60 विच इज हाफ। बात है समझे। तो जो आप दोनों को डिवाइड कर दें तो जो नई फ्लक्स अपॉन पुरानी फ्लक्स है वो कितनी आएगी डिवाइड करके, दैट इज 1/√3 आएगा ना, हाँ नीचे आ जाएगा 1/√3। इसका मतलब जो नई फ्लक्स है दैट इज पुरानी फ्लक्स बाय √3, यानी n की वैल्यू का निकल के आएगी 3। तो अगर आपको सॉलिड एंगल क्लियर है तो फिर ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम हो जाती है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अ चार्ज शेल ऑफ रेडियस r कैरीज चार्ज Q। हमारे पास एक शेल है जो कितना चार्ज कैरी कर रही है, शेल है अंदर से खाली, तो कितना चार्ज कैरी कर रही है, Q। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, इकट्ठे सॉल्व करेंगे। गिवन फाई एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड थ्रू क्लोज सरफेस, अच्छा दोबारा मुझे लगा वैसे ही लिख रहे हैं। गिवन फाई एज फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू क्लोज सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ हाइट h। एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनाएंगे जिसकी हाइट h है और रेडियस r है, और उसका सेंटर बिल्कुल शेल के साथ मैच करेगा एंड वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है ऊपर नीचे से। तो कौन सी ऑप्शन सही होगी, ठीक है। तो पहले मैं ये वाली ऑप्शन करते हैं चेक। व्हेन अगर h जो है वो 2r से बड़ा हो, दिस इज 2r, सिलेंडर की हाइट 2r से बड़ी हो और उसका रेडियस r से ज्यादा हो, तो ये आपकी सिमेट्री वाली लाइन है। तो अगर आपके सिलेंडर का जो हाइट है वो अगर 2r से बड़ी है और रेडियस उसका हमारे इससे ज़्यादा है, तो वो पूरी शेल उसके अंदर आ जाएगी। बात समझ रहे हो। तो जब शेल उसके अंदर आ जाएगी तो शेल की फ्लक्स है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इस सिलेंडर में से भी कितनी जाएगी, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या है, हाइट दी है लेस देन 8r/5 एंड रेडियस जो आपको दिया हुआ है ना दैट इज 3r/5। तो एक बारी मैं सिलेंडर बनाता हूं। उसमें क्या होगा कि अगर मैं ऐसे पूरा पूरा सिलेंडर बना दूं जिसका ये रेडियस जो हो ना, लेट्स से कि मैंने ऐसे पूरा रेडियस सिलेंडर बना दिया, और अगर इसका जो रेडियस है वो हो 3r/5 सिलेंडर का, तो ये सेंटर से जो स्फीयर का रेडियस है ये r आएगा ना, और पाइथागोरस लगा के ये आ जाएगा 4r/5। तो अगर आपने हाइट 8r/5 से कम रखी ना तो ये सिलेंडर अंदर ही रह जाएगा इसके, और शेल का सारा चार्ज सरफेस पे है, सिलेंडर उसके अंदर है, तो उसमें से फ्लक्स 0 जाएगी। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। ये दो ऑप्शंस ऐसे डायरेक्टली पकड़ी जानी थी। अब ए और डी में अगर देखें सिमिलर सी हैं, ठीक है। अगर हाइट 2r से बड़ी हो गई तो रेडियस अगर 4r/5 है या 3r/5 है, कब फ्लक्स Q/5 एप्सिलॉन नॉट होगी, इन दोनों में से ऑब्वियसली एक सही आएगी। तो वो अब हम निकालते हैं, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यार, मतलब दिल खुश हो जाता है इसको करके। तो अगर मैं इसका बनाऊं, हाइट मुझे 2r से बड़ी बनानी है सिलेंडर की, यानी वो इसको ऐसे कट करेगा, और मैं एक बार एक काम करता हूं, उसका जो रेडियस बनाना है ना अपने वाले सिलेंडर का, एक बारी मैं 3r/5 ले लेता हूं। अब आप बोलोगे कि 3r/5 क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है यार वो आंसर है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट तो चेक करेगा, अब हमें सॉल्व करना है तो हम ज़रूरी 2 बारी करें। तो 3r/5 अगर मैं ऐसा लूँ इसका, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, अब ये बिल्कुल प्रॉब्लम पिछले वाली की तरह आ जाएगी। मुझे देखना है कि हमारे सिलेंडर में से कितनी फ्लक्स पास करेगी।
तो हमारे सिलेंडर में कितनी फ्लक्स पास करेगी, उसके लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा कि ये येलो वाले पार्ट में कितना चार्ज है। बात समझ रहे हो? हमारा सिलेंडर येलो वाला है पूरा, ये बड़े वाला, वो तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे सेम एरिया बना दिया क्रॉस सेक्शन। तो ये जो येलो वाला हिस्सा है इस शेल का, वो इनक्लोज्ड है, ठीक है ना, और ये शेल है। अब बात समझ रहे हो? ये तो 3D में है, तो जब ये 3D में है तो मुझे ये सेमी वर्टिकल एंगल निकालना पड़ेगा। लेट्स से दिस सेमी वर्टिकल एंगल इज अल्फा एंड दिस इज आर, ये है 3r/5, पाइथागोरस लगा के सिमिलरली आ जाएगा 4r/5। तो कॉस अल्फा कितना निकलेगा? कॉस अल्फा निकलेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी वो निकलेगा 4/5। सो कॉस अल्फा इज 4/5। तो यहां का जो सॉलिड एंगल है, ये जो सॉलिड एंगल बनेगा उस सर्कुलर कोन टाइप जो बनेगा, तो उसका जो सॉलिड एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? दैट इज 2π इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा, और एक नीचे भी तो बनेगा इंटू 2, तो कितना बन जाएगा? 4π/5। तो ये तो क्लियरली दिख गया कि टोटल कितना होता है 4π, और ये कितना बन गया? ऊपर और नीचे का मिला के सॉलिड एंगल 4π/5, यानी कितनी फ्लक्स इसमें जाएगी? 5वां हिस्सा। बात समझ रहे हो? सो यहाँ पे ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगी, तो ऑब्वियसली फिर ये वाली गलत हो जाएगी। ठीक है, कमाल का क्वेश्चन था, और नोट करें इसको। तो चलिए एक नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको 3D में विजुलाइज करना पड़ेगा। एन इन्फिनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्म लाइन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, दैट लाइज पैरेलल टू वाई एक्सिस इन वाई जेड प्लेन। ठीक है, तो वो वाई जेड प्लेन में पैरेलल टू वाई एक्सिस ऐसे एक लाइन लाई कर रही है। ठीक है, और उसका वाई एक्सिस से दूरी है √3/2a। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एक रेक्टेंगुलर सरफेस बना लिया ABCD लाइंग इन XY प्लेन विद इट सेंटर एट ओरिजिन, ये ओरिजिन में सेंटर है, ठीक है, इज लैम्डा L/n/0। आपने n निकालना है, तो हम इकट्ठे करेंगे इस प्रॉब्लम को आपको समझना है। ठीक है, तो जब भी हम क्या कहते होते हैं फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है, उससे पहले एक चीज समझें, जो लाइन होती है, जो लाइन ऑफ चार्ज होता है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो बिल्कुल ऐसे उसके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इस फिगर को मैं ऐसे करूंगा कि आप इधर से देखें जैसे, तो आप अगर इधर से देखोगे तो लाइन ऑफ चार्ज आपको ऐसे दिखेगी। ठीक है, उस लाइन ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर एक मैं सिमेट्रिकल सरफेस लूंगा, और वो मैं लूंगा सिलेंड्रिकल सरफेस। मैं साइड से देखूंगा तो मुझे सर्कुलर ही दिखेगा। ठीक है, और मैं उसको लेकिन क्या लूंगा? एक ऐसे सिलेंडर लूंगा जिसकी लेंथ होगी L। बात समझ रहे हो? यहां ऐसे हम एक सिलेंड्रिकल सरफेस ऐसे ले रहे हैं, ऐसे इधर सिलेंड्रिकल सरफेस ले रहे हैं जिसकी लंबाई कितनी है L। ठीक है, यानी उस सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर जो वायर आएगी उसकी कितनी लंबाई उसके अंदर आएगी? L, एंड दैट L मतलब इसका मतलब उसके अंदर चार्ज कितना होगा? लैम्डा L। यानी ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस का क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको, पीछे को सिलेंडर है ना, ये ऐसा लेना है सिलेंडर, ध्यान से देखो, यहां से ऐसे, ये सर्कल भी अब टेढ़ा ही बनेगा ना 3D में, ऐसे मैंने सिलेंडर कंसिडर किया, ये वायर उसके सेंटर से निकल रही है। ठीक है, और मैंने L लेंथ का सिलेंडर लिया, यानी L लेंथ की वायर अंदर है। तो जब L लेंथ की वायर अंदर है ना, तो वायर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बिल्कुल परपेंडिकुलर निकलनी है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी तो निकलनी नहीं है। ठीक है, तो जितनी भी उसकी फ्लक्स होगी वो इस पूरी की पूरी L लेंथ की सिलेंडर में से निकलेगी। बात समझ रहे हो? तो L लेंथ के कारण इस सिलेंडर में से कितनी फ्लक्स निकलेगी? दैट इज लैम्डा L बाय चार्ज अपॉन ε0। मतलब आपने टेक्निकली क्या करा? टेक्निकली हमने ऐसे करा है, देखो, एक और डायग्राम बना लेते हैं।
हमने एक सिलेंडर बनाया, ठीक है, हमारे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के अंदर ऐसे इन्फिनाइट लॉन्ग वायर जा रही है। तो भाई इसकी फ्लक्स तो इसके कर्व्ड सरफेस में से नहीं जानी, जितनी एल लेंथ की फील्ड लाइंस होंगी ना, एल लेंथ की फील्ड लाइंस, वो ऐसे परपेंडिकुलर कर्व सरफेस से निकलेगी, फ्लैट सरफेस से तो कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो एल लेंथ की वायर अगर अंदर आ रही है तो इस सिलेंडर के अंदर से कितनी निकल रही है फ्लक्स, दैट इज लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन है, ऊपर से फिगर बना रखी है, ठीक है। बट पूछी सिलेंडर से थोड़ी है, पूछी है इस रेक्टेंगुलर सरफेस से। अब बात समझ रहे हो, उसके बीच में एक इन्होंने रेक्टेंगुलर सरफेस रख दिया है जिसकी लंबाई तो एल है, ठीक है, जिसकी लंबाई एल है और जिसकी ये एक साइड है ए, यानी आपने ऐसे इसके बीच में एक रेक्टेंगुलर सरफेस रख दिया, ऐसे ये ऐसे रख दिया, बात समझ रहे हो, जैसे एक पेपर रख दिया हो, ठीक है। अब पूरे सिलेंडर में से जा रही है, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन यहां पे बनाऊंगा तो ये आएगा ना, और इसकी ये लंबाई कितनी आएगी, एल तो ये वाली साइड है ना, यहाँ पे ये कितनी आएगी जो सामने है वो ये वाली आएगी ए, यानी ये हो जाएगा a/2 और ये भी हो जाएगा a/2। यानी पूरे सिलेंडर से जो फ्लक्स जाएगी वो तो भाई जाएगी Q बाय एप्सिलॉन नॉट, Q इज लैम्डा एल। पूछा है इस रेक्टेंगुलर शीट से जो उसके बीच में ऐसे टका दिए, ठीक है, उसमें कितनी जाएगी वो हम देख लेते हैं भाई, ठीक है ना। ये डिस्टेंस कितना है, ये है √3a/2, तो इसके कारण यहां पे थीटा निकाल लो, तो tan थीटा कितना आएगा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√3, तो थीटा निकलना है 30 डिग्री, ठीक है। तो ये टोटल थीटा कितना निकल के आ जाएगा, 60 डिग्री। अब बात समझ रहे हो, तो यानी ये जो एंगल पूरा निकल के आएगा ना, ये वाला पूरा एंगल जो निकल के आएगा दैट इज 60 डिग्री, इसमें कोई स्टीरियड का लेना देना नहीं है। तो अब टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तो ये सामने वाला सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, यानी कितनी फ्लक्स जाएगी इसमें से कितनी फ्लक्स निकलेगी, ये ग्रीन वाला जो एक रेक्टेंगुलर शीट ऐसे रखी हुई है, दैट इज लैम्डा एल बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। देखो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, तो n6 आ जाएगा, बट समझो, मतलब खुद अपने सामने एक पेन को वायर की तरह करो, उसके सामने एक शीट रखो, फिर उसमें से पूछिए फ्लक्स, तो भाई इसमें से तो नहीं हम निकाल सकते, तो पहले तो हमने इसकी सिमेट्रिकली एक यहाँ पे सिलेंडर बना लिया, ठीक है। उस सिलेंडर में से एल लेंथ वायर अंदर जा रही थी, तो उस सिलेंडर में लैम्डा एल चार्ज था, सारी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू वायर थी, तो कर्व सरफेस से क्या फ्लक्स निकलेगी, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब उसके अंदर ये जो एरिया बना रखा है उस रेक्टेंगुलर एरिया की लंबाई एल है, यानी पूरा उसमें फिक्स आएगा, ये डिस्टेंस ए है, तो a/2 हो गया, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस √3a/2 था, तो यहाँ पे एंगल निकाल लिया हमने, एंगल 60 डिग्री आया, यानी 6वां हिस्सा जाएगा भाई साहब, 360 डिग्री होता है टोटल सर्कल में, तो ये आंसर आएगा।